देखो ये क्या है, IDE। क्या है ये? IDE है। IDE क्या होता है? IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का काम क्या होता है? तो IDE हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसे कंपाइल कर सकते हैं, उसे डिबग कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं। तो IDE क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE का यूज़ किया जाता है किस पर्पज से? तो किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब IDE भी दो प्रकार का होता है, एक ओपन और एक क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में हमें फैसिलिटी ये मिलता है कि हम अलग अलग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं एक सिंगल IDE। और क्लोज सोर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा IDE जिसमें किसी एक ही लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। जैसे टर्बो सी, इसमें हम C या C++ का प्रोग्राम लिख सकते हैं, जावा या पाइथन का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। इसे हम क्लोज सोर्स बोलेंगे IDE। लेकिन VS कोड अगर नाम सुना होगा या सुनेंगे आगे, क्या VS कोड, वो क्या है? ओपन सोर्स। क्यों? क्योंकि उसमें C का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, C++ भी लिख सकते हैं, तो जावा भी लिख सकते हैं, तो पाइथन भी लिख सकते हैं। सारी बात समझ में? तो ये IDE क्या होता है समझ में आ गया? अब हमें तो प्रोग्रामिंग ही पढ़ना अल्टीमेटली, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई IDE यूज़ करना होगा। तो एक IDE मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली जिसका नाम है टर्बो सी। क्या नाम है इसका? टर्बो सी। अब ये जो टर्बो C++ IDE है, इसको हमने ओपन करा, उसके बाद देखोगे कि इसमें ये जितना भी मेन्यू दिख रहा है, हर मेन्यू का एक कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट कलर में दिख रहा है, आई मीन रेड कलर में दिख रहा है। तो ऑल्ट के साथ अगर उस बटन को प्रेस करोगे, जैसे ऑल्ट के साथ F बटन को प्रेस करेंगे तो कौन सा मेनू एक्टिवेट हो जाएगा? फाइल मेनू एक्टिवेट होगा। अगर रन मेनू हमें एक्टिवेट करना होगा तो क्या करेंगे? ऑल्ट R। रन करना होगा तो क्या करेंगे? ऑल्ट R। तो ऑल्ट F कर रहा हूँ मैं, और ऑल्ट F करने के बाद फिर क्या किया हमने? न्यू लेना है। क्या लेंगे यहाँ पे? न्यू ले लेंगे। अब न्यू लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चलो जो भी कोड है लिखा हुआ मैं सभी को हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा IDE ओपन हो गया। देखो हमने समझा था कि प्रोग्राम क्या होता है, समझा था ना? प्रोग्राम क्या होता है? क्या लिखा था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that is used to perform a particular task। एक खास तरह के काम को करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखेंगे या लिखते हैं, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। नहीं, अब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। प्रोग्राम कहाँ लिखेंगे? किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? कंप्यूटर लैंग्वेज। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज इन विच वी कैन राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यही कह सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आया ना सभी को? प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों पॉइंट समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम को समझने के बाद हम लोग कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़ रहे हैं? C लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो C++, जावा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसका एग्जाम्पल है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ये भी समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। किसका? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? हाँ, क्या बोलेंगे? प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट
है ना, ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करेगा वो क्या कहलाएगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाएगा। क्या कहलाता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसमें ना वो 0 and 1 का वो, हाँ, 0 और 1 से जो लैंग्वेज बना होता है उसी को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड कहते हैं। वेरी गुड। अब रही बात कि जब मशीन लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करते हैं तो किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं। लेकिन मशीन लैंग्वेज में अगर हम कोडिंग नहीं करते, लाइक असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते, तो एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कहेंगे असेंबलर। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसे भी मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का ज़रूरत पड़ेगा, और इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। लेकिन कंपाइलर के साथ एक डिमेरिट था, या कहो कि एक लिमिटेशंस थे, कि वो इंटायर सोर्स कोड को एट वंस ट्रांसलेट करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? इंटायर सोर्स कोड को एट वंस ट्रांसलेट करता है, एक बार में ट्रांसलेट करता है। अब चलो इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ है तुम्हारा, मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने बोला कि मुझे इसका हिंदी बताओ, तो हिंदी कैसे बताओ? तो दो अप्रोच हो सकता है। एक हुआ, एक लाइन पढ़ा, इसका हिंदी बता दिया, दूसरा लाइन पढ़ा फिर हिंदी बता दिया। हाँ, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? पूरे को एक बार में तुमने पढ़ा, ट्रांसलेट करके एक बार में मेरे को हिंदी बता दी। तो जो पहला अप्रोच था कि एक लाइन पढ़ा उसका हिंदी बता दिया, दूसरे लाइन को आपने पढ़ा ट्रांसलेट कर दिया, तो वो इंटरप्रेटर का होता है। इसका होता है इंटरप्रेटर। और जब इंटायर सोर्स कोड को एट वंस ट्रांसलेट जो करता है उसे कहते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो कितने तरह का ट्रांसलेटर है? 3 तरह का, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो, अब बात आती है सीधे मुद्दे पे कि हम लोग अभी कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं? सी लैंग्वेज। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, बेसिक क्वेश्चन, कि सी लैंग्वेज क्या है? नहीं, सी अगर लैंग्वेज की बात करें तो एक लाइन में क्या कह सकते हैं? सी इज अ मिड लेवल। क्या कह सकते हो? मिड लेवल। मिड लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लो लेवल और हाई लेवल दोनों तरह की कोडिंग की जा सकती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिड लेवल। तो सी क्या है? एक मिड लेवल। और उसके बाद क्या कह सकते हैं? कंपाइल्ड। कंपाइल्ड क्यों? क्योंकि इसमें एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका यूज होता है? कंपाइलर का। इसमें एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या यूज होता है? कंपाइलर यूज होता है। तो क्या लिखा हमने? सी इज मिड लेवल कंपाइल्ड structured modular and platform independent language that was developed by Dennis Ritchie in 1972। हमने क्या लिखा कि सी एक मिड लेवल। सी क्या है? एक मिड लेवल। अब मिड लेवल किसे कहते हैं? तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें कि लो और हाई दोनों तरह की कोडिंग की जा सकती है। कंपाइल्ड मतलब इसमें एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसका इस्तेमाल होता है? कंपाइलर का। इसका कंपाइलर का। स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसमें कि हम वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि मान लो कि इस लड़के के पास 3 अलग अलग तरह के सामान है, इसके पास मान लो 3 है, इसके पास भी 3 है, उसके पास 3 है। अब वो 3 सामान को अगर एक साथ रैप कर दिया जाए और उस पे नाम किसका लिख दिया जाए? इसका, तो कभी वो तीनों सामान मिसमैच होगा नहीं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट से रिलेटेड उसके सारे एट्रीब्यूट्स को जो हम लोग बाइंड करते हैं,
तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्ट्रक्चर बनाना। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल अभी आगे ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बहुत चीज़ें नए नए सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, तो पहले डेटा टाइप समझना पड़ेगा, तो फिर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात आएगी। बट इतना समझ लो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो दुनिया की तमाम चीज़ें एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अगर उसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है, कुछ ना कुछ बिहेवियर है, तो वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, बिकॉज मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे कुछ बिहेवियर्स हैं। आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। ये जो मेरे पास मार्कर है, ये भी क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये रिमोट क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, वो सब के सब एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ना कुछ उनके क्या है? बिहेवियर। इसलिए उसे क्या कहेंगे? अब लेकिन एक ऑब्जेक्ट या एक एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं और बिहेवियर्स हैं, उसको हमें क्या करना होगा? रैप अप करना होगा। रैप अप समझते हो? आपस में बांधना, लपेटना, जोड़ना, इंटैक्ट करना। तो इंटैक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अब मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? जब हम एक बड़े से सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग हमें फंक्शनलिटीज देने होते हैं, अलग अलग फीचर्स देने होते हैं। अब अलग अलग फंक्शनलिटीज या अलग अलग फीचर्स देने के लिए मुझे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने हैं। एक मॉड्यूल हमने बनाया, तो मान लो एक मॉड्यूल ये बना रहा है, एक मॉड्यूल वो बना रहा है। अब इन तीनों मॉड्यूल्स को जब मिला देंगे तो एक कंप्लीट क्या होगा? हमारा एप्लीकेशन होगा, कंप्लीट सॉफ्टवेयर। तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, है ना? एक एप्लीकेशन का एक इंडिपेंडेंट पार्ट जो अकेला भी कुछ काम कर सके और दूसरे पार्ट के साथ कोलैबोरेट करके भी कुछ काम कर सके, तो उसे क्या कहेंगे? मॉड्यूल हो गया। समझ में आई बात? मॉड्यूलर कहने का मतलब सी में हम लोग एक बड़े से एप्लीकेशंस को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मुझे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रोग्राम को विंडोज़ में रन करना है, कि लाइनक्स पे रन करना है, कि मैक पे रन करना है। ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम मैं ले रहा हूँ, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो। तो आप अगर सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि इस प्रोग्राम को हम अगर विंडोज़ में लिख रहे हैं तो सिर्फ विंडोज़ में ही रन कर सकते, लाइनक्स में लिख रहे हैं तो सिर्फ लाइनक्स में ही रन कर सकते, मैक पे लिख रहे हैं तो सिर्फ मैक पे। ऐसा बिल्कुल नहीं। कहने का ये मतलब हुआ इंडिपेंडेंट का कि अगर आप कोई सी का प्रोग्राम अभी विंडोज़ 10 वाले मशीन पे लिख रहे हैं, करेक्ट, अगर उसी प्रोग्राम को आपको रन करना है लाइनक्स के मशीन, तो आपको अपने प्रोग्राम में कोई चेंजेस किए बगैर आप उसे लाइनक्स में यूज कर सकते हैं, आप उसे मैक प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हो। मतलब ये प्लेटफॉर्म कहने का मतलब होता है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप लिखो किसी अलग प्लेटफॉर्म पे, रन कर सकते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। और थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट किससे बनाया कि इन्होंने? डेनिस रिची महोदय ने। कब बना? 1972। सर तो ये किसी भी सिस्टम पे काम करने के लिए रेडी है? हाँ, तो कोई भी सिस्टम है उस पर रन कर सकता है? बिल्कुल। इसके लिए कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा 10 लाइन का, एक कोड लिखा, अब उस कोड को आप विंडोज़ पे लिखे हो, लाइनक्स पे हूबहू उस कोड को ले जाओ, रन करवाओ, रन करेगा, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि लिखा गया था विंडोज़ पे और रन कहाँ कर रहा है? लाइनक्स। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सारा पॉइंट क्लियर समझ में आया? आगे बढ़ सकता हूँ? तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखो, जब हम लोग किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, इवन नेचुरल लैंग्वेज जब हम लोग सीखते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है? ग्रामर। तो हर लैंग्वेज का जब अपना ग्रामर है, तो अगर हम सी पढ़ रहे हैं तो सी का भी अपना कुछ रूल होगा।
सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डेफिनेटली इसके भी कुछ अपने रूल्स होंगे। अब उन्हीं रूल्स को हमें पहले सीखना है कि सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। स्टार्ट करते, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट बनेगा कंपोनेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। क्या बनेगा? कंपो एक सी प्रोग्राम का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, क्या कह सकते हैं? देयर आर सेवरल कंपोनेंट ऑफ अ सी प्रोग्राम। लाइक एक सी प्रोग्राम के कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट क्या है? प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर को डिनोट किससे करते हैं? देखो इससे, हैश। ये होता क्या है? तो बोलोगे a special program that is responsible to perform task। ये दो काम करता है। क्या क्या दो काम करता है? टास्क, फाइल इंक्लूजन एंड मैक्रो एक्सपेंशन। ना यहाँ पे मैक्रो ही बोला जाएगा, मैक्रो एक्सपेंशन। अब इसमें से फाइल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है और मैक्रो एक्सपेंशन का क्या मतलब? तो देखो, जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। अब अगर एक ही काम को बार बार करना है तो क्या बार बार फंक्शन लिखेंगे? नहीं, वो फंक्शन ऑलरेडी डेवलपर्स ने लिख रखा है। अब जब लिख रखा होगा तो उसको कहीं स्टोर करके रखा गया होगा ताकि बाद में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो फंक्शंस को या स्ट्रक्चर को जिस फाइल के अंदर रखा जाता है उसे कहते हैं हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर। अब हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर मुझे उस हेडर फाइल के किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो तो किसी भी हेडर फाइल के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मुझे उन हेडर फाइल को पहले क्या करना होता है? अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। और इंक्लूड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्री प्रोसेसर का। किसका? प्री प्रोसेसर का। समझ में आया? अब प्री प्रोसेसर के बाद जो बारी आती है नेक्स्ट, वो प्री प्रोसेसर कमांड होता है। क्या होता है? प्री प्रोसेसर कमांड। अब प्री प्रोसेसर कमांड भी 3 होता है, लेकिन मेनली हम लोग यूज करेंगे 2। क्या? कमांड दैट इज यूज्ड टू define a macro or include a header file। बेसिकली इसका 2 काम है। एक है क्या करना? मैक्रो को डिफाइन करना। और मैक्रो को डिफाइन करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज डिफाइन। क्या है? और हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं इंक्लूड। तो ये 2 प्री प्रोसेसर कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, इंक्लूड और डिफाइन। अगर आप एक प्रोग्राम लिखा हुआ देख रहा है आपको, और अगर आपसे पूछ दे कि ये डिफाइन क्या है या इंक्लूड क्या है, तो बता पाओगे ना? क्या है? ये प्री प्रोसेसर कमांड है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारा हेडर फाइल। क्या है? हेडर फाइल। ये क्या होता है? तो बोलोगे ये क्या होता? क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शन और structure, collection of function and a structure। ठीक है, हम खुद का भी हेडर फाइल बनाना सीखेंगे आज। और बहुत सारे हेडर फाइल्स जो है वो सी के लाइब्रेरी में ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको प्रीडिफाइंड बोलेंगे, और जो हम लोग बनाएंगे उसे यूज़र
डिफाइंड बोलेंगे। हम लोग जो बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, यूज़र डिफाइंड, और जो पहले से बना हुआ उसे क्या कहेंगे, प्रीडिफाइंड, है ना, प्रीडिफाइंड। हाँ, मतलब जो पहले से बना हुआ। तो हेडर फाइल क्या होता है, समझ में आया? अच्छा, हेडर फाइल के क्या फ़ायदे हैं ये समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलोगे कि अगर हम अपने प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो या तो उस फंक्शन को हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर जिस हेडर फाइल में वो फंक्शंस रखा गया उन हेडर फाइल को पहले इंक्लूड करना। यही दो ऑप्शन नहीं। अगर हम एक प्रोग्राम में किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो चॉइस, या तो हम उसको बनाएं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के पहले, या फिर ऑलरेडी किसी ने बना रखा है किसी हेडर फाइल के अंदर, तो जिस हेडर फाइल के अंदर बना रखा है उस हेडर फाइल को याद रहेगा। ये दो चीज़। अब हेडर फाइल के बाद नेक्स्ट जो है, अभी हमने बात किया ही तो फंक्शन का, तो फंक्शन को क्यों छोड़ा जाए, देख लेते हैं। अब फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन होता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अच्छा मान लो कि मुझे कोई काम करना है और उसके लिए मुझे मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है। जैसे हमें लिखना है मल्टीपल लाइन का कोड, लेट a इक्वल टू 5, लेट b इक्वल टू 6, लेट c इक्वल टू a प्लस b, और उसके बाद हमें लिखना है कि प्रिंट कर दो c को। अब सोचो कितने लाइन का कोड हो गया ये, हाँ 4 लाइन का कोड। अब बार बार ये मुझे 4 लाइन का कोड लिखना ना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन मान लो बना देते हैं, और फंक्शन का नाम क्या रखें, मान लो फंक्शन का नाम हमने रखा ऐड या प्लस, जो भी मर्जी है, ऐसा हमने बना दिया। अब ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ब्लॉक बनाने का मतलब होता है कि मल्टीपल लाइन को आपस में क्या करना, इंटैक्ट करना, जोड़ देना, है ना। तो ये हमारा ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ और ब्लॉक यहाँ हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं कि नहीं। और इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अब सिर्फ कौन, ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ ऐड। अब मुझे अगर ये 5 लाइन लिखने हैं तो पता है क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 लाइन्स ऑफ कोड्स आई जस्ट हैव टू राइट ऐड। तो ये जो ऐड है ना, ऐड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐड इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ऐड को क्या बोल सकते हैं हम, ब्लॉक ऑफ कोड। और ब्लॉक ऑफ कोड को ही एक सिंगल वर्ड में क्या कहते हैं, फंक्शन। ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं, फंक्शन। अब समझ में आया। तो जो देखो फंक्शन बनाने का या इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है पता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, सेम सेट ऑफ कोड्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग। बार बार लिखने की जरूरत नहीं यूज करने के लिए, एक बार लिखेंगे और बार बार उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कोड क्लियर हुआ ना, जैसे कि एक हम लोग कोड कर रहे थे उसमें यूज कर सकते हैं। जो सेकंड कोड बनाने के लिए उसको हमको फिर से लिखना ना सेकंड कोड में भी डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन लिखें या प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, तो वो जो फंक्शन हमने बनाया प्राइम नंबर को चेक करने वाला, इस प्रोग्राम में इस कोड में भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा अगर कोई कोड लिखेंगे वहां भी यूज कर सकते हैं। सर तो इसको जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक सेव तो करेंगे ना, जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जब फंक्शन बनाएंगे तो उसको सेव करेंगे, बिल्कुल सेव करेंगे तभी यूज कर पाएंगे। अगर सेव नहीं किए हैं तब तो उसे यूज किया ही नहीं कर सकते। तो फंक्शन किसे बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड को। अब फंक्शन भी कितने तरह का होता है, 2 तरह का। एक होता है जो पहले से फंक्शन बना होता है, उसको क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। और एक जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। वही हुआ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। इसी को यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। आ गया समझ में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ज़रा इसका लैब चेक कर लेते हैं, ठीक है। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे
डेटा टाइप के बारे में क्या पढ़ेंगे? डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ज़रा इसी को हम चेक करना है। तो देखो, सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पता है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेन और पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट। अब मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। मेन क्या है? एक फंक्शन है। और अगर आप फंक्शन का नाम के बाद उसके लास्ट में पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हो तो इसको बोला जाता है फंक्शन को बुलाना। क्या बोलेंगे इसको? फंक्शन को बुलाना। ये टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉल करना, फंक्शन कॉल करना। तो देखो, ये आपका एक सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोलूँ कि ये है क्या, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज का यही होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। एक सी लैंग्वेज के अगर प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो बस इतना लिखना है। अगर रन करके इसको हम देखें तो ऑल्ट आर करेंगे और एंटर करेंगे। अब कर्सर मेरा वेट नहीं कर। अच्छा, कंपाइल करके देखें तो देखना है एक वार्निंग देगा। जब कंपाइल करेंगे तो एक वार्निंग दे रहा है। अब वार्निंग क्यों दे रहा है समझना इस बात को। कह रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। देखो, जब हमने इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या लिख दिया? इंट। क्या लिख दिया? इंट लिखने का मतलब ये है कि ये जो मेन नाम का जो फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू। अब जब ये लिखोगे तो भी सेम ही वार्निंग आएगा, क्योंकि नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर लिख दे रहा है। और जब वैल्यू ये रिटर्न करवा रहा है तो मुझे अपने इस ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जाके रिटर्न 0 या रिटर्न 1 या रिटर्न XYZ कुछ भी, अब ये वार्निंग नहीं देगा। अगर आप कंपाइल करते हैं तो 0 वार्निंग 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर्स, हाँ या ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी मुझे रिटर्न लिखना ना पड़े, अननेसेसरी हमें रिटर्न लिखना ना पड़े। तो ये इंट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वॉइड। वॉइड लिखने का ये मतलब हुआ कि मैंने ये बताया कि मेन कोई हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करने जा रहा। अब जब हम कंपाइल करेंगे तो भी कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं आएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी ये क्या दिया है? 0 वार्निंग 0 एरर, 0 एरर 0 वार्निंग। आगे बढ़े। अब मान लो मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है। तो देखो, मैसेज जब प्रिंट करने की बात आती है तो वहाँ 2 क्वेश्चन आना चाहिए। मैसेज या तो हम किसी फाइल पे लिखेंगे या फिर स्क्रीन पे लिखेंगे। रिजल्ट या तो स्क्रीन पे दिखाना है या फाइल पे दिखाना है। तो जब स्क्रीन पे प्रिंट करना हो तो इसके लिए कुछ आउटपुट फंक्शन बनाए गए हैं सी लैंग्वेज के अंदर। उसमें से सबसे जो पॉपुलर है उसका नाम है प्रिंट एफ। अब देखो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह के आउटपुट के लिए फंक्शन बनाए गए हैं। अगर हम पाइथन पढ़ेंगे तो हाँ अलग है, C++ पढ़ेंगे तो अलग है, सी पढ़ रहे हैं तो अलग है, PHP पढ़ेंगे अलग है, सब जगह अलग अलग है। तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर किसी भी रिजल्ट को, मैसेज को अगर स्क्रीन पे हमें प्रिंट करना है तो इसके लिए जो फंक्शन दिया गया उसका नाम क्या है? प्रिंटफ। क्या है? प्रिंटफ। एक बात का और ध्यान रखना कि सी लैंग्वेज में अगर कोई भी सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो, जैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ से शुरू हुआ यहाँ बंद हुआ, तो इसलिए यहाँ गलती से सेमीकोलन मत लगा दीजिएगा इस तरीके से। लेकिन अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो उसके लास्ट में क्या लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि सेमीकोलन लगा करके आप बताते हो कि ये स्टेटमेंट यहाँ क्या कर रहा है? एंड हो रहा है। नहीं नहीं, एक और स्टेटमेंट अगर ऐसा ही लिखते हैं तो बिल्कुल डालेंगे। अगर एक स्टेटमेंट और ऐसा लिखते हैं हम तो बिल्कुल यहाँ भी सेमीकोलन पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट कोई कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, अगर वही जब हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं इफ, और मान लो a इज ग्रेटर देन 7, ऐसा। अब ये ब्लॉक वाला है, तो अब जब ब्लॉक का स्टेटमेंट आप लिख रहे हो तो यहाँ सेमीकोलन नहीं दो। ये कहने का मेरा पढ़ेंगे आगे। अगर हम लोग मेन को ब्लॉक ना करें और हर कोई स्टेटमेंट लिखे तो हर कोई के पीछे चलेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हो उन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेन की। तो मेन अगर नहीं लिखेंगे तो ये कोड ही नहीं चलेगा। जैसे कि आप बोले कि ब्लॉक के अंदर में
हाँ। आप स्टेटमेंट देखो तो उसके पीछे सिंबल देना जरूरी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्टेटमेंट के पीछे वो देना जरूरी है, हाँ मेन को बिल्कुल, छोड़ के। हाँ बिल्कुल, मेन को छोड़ के सिर्फ नहीं, जैसे मेन एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, हाँ। मतलब इसका ब्लॉक है, वैसे ही लूप पढ़ेंगे, लूप का अपना ब्लॉक होगा। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट दिखाए, उसका अपना ब्लॉक होगा। समझ में आया? तो कोई भी देखो, अगर सिंगल है स्टेटमेंट तो सेमीकोलन लगेगा, अगर वो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसके आगे लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा। कंपाउंड होने का मतलब वो अभी खत्म हुआ ही नहीं, तो जब खत्म होगा तब ना सेमीकोलन लगाएंगे। अगर पहले ही सेमीकोलन लगा देंगे तो कंपाइलर क्या सेंस करेगा कि ये स्टेटमेंट खत्म है, जबकि खत्म तो है नहीं। अभी अगर रन करेंगे हम, मान लो यहाँ जो भी मैसेज लिखना होता है मैसेज लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा हेलो हेलो वर्ल्ड, ये सामने एक मैसेज दिया, क्या ये मैसेज प्रिंट होगा? रन करने के लिए हमने ऑल्ट आर किया और एंटर कर दिया। क्या आ रहा है यहाँ पे? एरर आ रहा है। ऑल्ट आर करके अगर हमने एंटर किया तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप। इस एरर का मतलब ये हुआ कि आपको पहले इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, चलाने से पहले इंक्लूड करना पड़ेगा उस हेडर फाइल को जिसके अंदर ये फंक्शन लिखा गया है। तो किसके अंदर लिखा गया है ये देखने के लिए हम चलेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। कहाँ जाएंगे? अब देखो यहाँ हैश क्या है? प्री प्रोसेसर। इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर कमांड। और stdio.h क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std मतलब स्टैंडर्ड, i फॉर इनपुट, o फॉर आउटपुट, h फॉर हेडर फाइल। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखो रन तो किया लेकिन कर्सर रुका नहीं, स्क्रीन रुका नहीं, तो रिजल्ट हमें दिखा नहीं। हम चाहते हैं स्क्रीन वेट करे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? स्क्रीन को हम चाहते हैं तब तक होल्ड करके रखें जब तक कि कोई बटन प्रेस ना करे। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है getch। क्या नाम है? तो getch क्या करता है? getch स्क्रीन को पॉज करता है, होल्ड करता है, अनलेस और अनटिल आप कोई की प्रेस ना कर दो। लेकिन अभी देखना फिर एरर आएगा। क्यों एरर आएगा आप लोग बताओगे? हाँ, तो getch जब कॉल कर रहा है तो getch जिस हेडर फाइल के अंदर है उसको भी बुलाना पड़ेगा ना। क्या लिख करके? आप क्या लिखिएगा? हैश इंक्लूड conio.h, यही ना। अब रन करके देखिए, क्या बात है, रन कर गया लेकिन 3-4 बार आ रहा है। हम चाहते हैं एक ही बार हेलो वर्ल्ड आना चाहिए था ना। तो पिछला रिजल्ट भी दिख रहा है स्क्रीन पे, तो हम चाहते हैं पिछला रिजल्ट ना दिखे, इसके लिए भी कुछ तरीका है। हाँ, स्क्रीन को साफ करना। अब क्या लिखेंगे? CLRSCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब देखो ये सिंगल स्टेटमेंट है, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, देखना एरर देगा। आया? अब अगर वही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ, अब कोई एरर नहीं है, हेलो वर्ल्ड ऐसा आ रहा है। अब हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के बीचों बीच आए। कहाँ है? सेंटर में आए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं goToXY। क्या बोलते हैं? अब goToXY कैसे, क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिखेंगे goToXY और यहाँ 2 पैरामीटर डालना होता है। क्या क्या? पहला क्या डालना होता है? रो नंबर। फिर क्या डालना होता है? कॉलम नंबर। तो देखो स्क्रीन साइज चाहे जो भी हो, एक स्क्रीन टोटल 25 रो और 80 कॉलम में बटा होता है। कितना? 25 रो, 25 रो और 80 कॉलम में बटा होता है। तो मान लो सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो रो क्या डालेंगे? 25 का आधा 12 रख लें, और कॉलम 80 होता है तो 80 का आधा क्या होगा? लेकिन वर्ड भी तो कुछ है, तो 40 से कम रखते हैं, 30 रख लेते हैं या 35 रख लेते हैं, है ना। 30 रख के देखते हैं, रन करते हैं। गड़बड़ ये हुआ कि पहले कॉलम देना है तब रो देना है, इसलिए काम नहीं किया। काम कर गया। अब ये थोड़ा लगता है कि और उधर जाना चाहिए, तो यहाँ 35 डाल दीजिए। अब आप देखिए एकदम सेंटर में आ रहा है ये। समझ में आया कि नहीं? तो ये goToXY तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। सर वो हैश इंक्लूड दोनों STDIO, हाँ। वो दोनों समझ में आए। हाँ, क्यों नहीं समझ में आया भाई? ये एक अलग
कमरा है जहाँ की कुछ सामान पड़े हुए हैं और उन सामान को यूज़ करने के लिए इस कमरे में जाना पड़ रहा है। कुछ सामान इस कमरे में पड़ा हुआ है इस हेडर फाइल में। अब जैसे प्रिंट एफ जिस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया उसका नाम क्या है, stdio। अगर मान लो कोई बुक पढ़ रहे हो आप, मैथ का अलग अलग एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको फार्मूला के लिए रेफरेंस चाहिए बुक का, अब सारा फार्मूला तो एक ही पेज पे तो नहीं है, तो आप मूव करोगे ना अलग अलग चैप्टर अलग अलग पेजेस पे, बस वही चीज़ है। तो वो फिक्स रहता है। हाँ फिक्स है कि प्रिंट एफ किसके अंदर लिखा गया है, stdio.h के अंदर, तो मुझे stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। गेट ch किस हेडर फाइल के अंदर है, conio.h, तो किसे इंक्लूड करना होगा, conio.h को करना होगा। ऐसे क्या दिक्कत है इसमें? कॉन्यू यूज करने के लिए सर किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? अब कॉनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब कंसोल इनपुट आउटपुट में जैसे स्क्रीन को क्लियर करना, एक सिंगल कैरेक्टर को गेट करना, किसी सिंगल कैरेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करना, इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कहाँ लिखा गया है, कंसोल इनपुट आउटपुट नाम की हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है। और उसी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, conio.h। समझ में आई बात? सीधी सी बात कि देखो यहाँ जो भी फंक्शन यूज करोगे वो फंक्शन या तो उस फंक्शन को डिफाइन करो और नहीं तो फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर लिखा गया उसको पहले उसको इंक्लूड करो। अब देख लो, अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि चलो हटाओ इस चीज़ को, मैं हटा देता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि एक लाइन प्रिंट हो जाए। क्या हो जाए, एक लाइन प्रिंट हो जाए। जैसे हमने लिखा प्रिंट लाइन और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लाइन प्रिंट हो जाए, क्या हो पाएगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ एरर आएगा। क्या बोलेगा, फंक्शन प्रिंट लाइन शुड हैव प्रोटेक्टेड। अब ये फंक्शन किसी हेडर फाइल के अंदर नहीं बना है, तो हमें क्या करना होगा, खुद बनाना होगा। फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे पहले रिटर्न टाइप और उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके बाद इसका ब्लॉक बनेगा। अब यहाँ पे गलती से भी सेमीकोलन नहीं लगा देना है ऐसे, क्योंकि ये यहाँ ख़त्म नहीं करना है अभी। अब इसे करवाना क्या है मुझे, तो इससे मुझे लाइन प्रिंट करवानी है, तो क्या लिखेंगे /n और क्या लिखेंगे /t। ये /t होता है लेफ्ट से मार्जिन देने के लिए, /n होता है न्यू लाइन के लिए। हमने ये लिख दिया। अब देखना इसका क्या आता है, कोड चलेगा, बहुत बढ़िया। अगर यही चीज़ यहाँ भी /n लगा दें तो तब परफेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन हेलो वर्ल्ड का भी हिसाब किताब थोड़ा कर दें, तो हेलो वर्ल्ड में भी अगर हम चाहते हैं, देखो ध्यान से देखो, पहले अभी यहाँ आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड थोड़ा राइट साइड में खिसक जाए, तो इसके लिए हमें कुछ एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ /t 2 बार लगाए, अगर कम पड़ेगा तो एक बार और लगा लेंगे। हाँ कम पड़ा ना तो एक बार और लगा लो /t। अब देखो सेंटर में आ गया, हाँ परफेक्ट। तो समझ में आ रही बात। अब अगर लाइन चेंज करना होता बच्चा तो क्या लगाते हैं, /n लगाते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। तो हमने फंक्शन बनाने का भी कॉन्सेप्ट देख लिया कि नहीं। अब मान लो हम आपको मैक्रो बनाना भी बता देते हैं। मान लो एक मैक्रो बनाना है, कैसे बनाओगे, तो जैसे हमने लिखा स्क्वायर ऑफ नंबर, और यहाँ जो भी नंबर डाल दूँ उसका स्क्वायर बता दे, क्या बताएगा, बोलेगा हम नहीं पहचानते इसको कि क्या है, बता रहा है नहीं। तो ये फंक्शन नहीं बनाने वाला हूँ मैं, मैक्रो बनाने वाला हूँ। पता है कैसे मैक्रो बनेगा, ये क्या है, ये है फंक्शन डिफाइन करना, है ना। ये फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो, या चलो मैं इसको लिखता हूँ, डिफाइन अ फंक्शन टू प्रिंट अ लाइन। अब देखो एक हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, मैक्रो बनाने जा रहे हैं। तो मैक्रो बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन, और मैक्रो का नाम क्या देंगे, जिस नाम से हम यहाँ काम करना चाह रहे हैं। तो किस नाम से काम करना चाह रहे हैं, SON के नाम से। यहाँ x एक पैरामीटर लेंगे, बिकॉज अगर ये कुछ वैल्यू पास कर रहा है तो मुझे उसे क्या करना होगा, कैच करना होगा ना। तो हम कैच करने के लिए क्या लिए, वेरिएबल लेंगे, एक पैरामीटर लेंगे, और इसे करना क्या है मुझे, तो इससे मुझे प्रिंट कर देना है। तो /n लिखेंगे, /t लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और /t, और यहाँ लिखते हैं स्क्वायर ऑफ %d इज %d। अब %d क्या होता है, %d को बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो ये बताता है कि किस टाइप के वैल्यू को हमको प्रिंट करना है। तो %d का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर। और यहाँ कॉमा देंगे, अब पहले %d में एक वैल्यू किसका आ जाएगा, x का,
और दूसरे परसेंटेज में किसका आ जाएगा, x इंटू एक्स का, क्या x इंटू एक्स का, ऐसे। अब जब रन करोगे आप तो देखना स्क्वायर भी निकाल करके बता देगा, बता रहा है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाला कॉन्सेप्ट, मान लो 20 हमने 24 डाला तो किसका स्क्वायर बताएगा मुझे, 24 का बताएगा। तो बताओ आज हमने कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखा, प्रोग्राम क्या होता है ये सीखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है ये हमने समझा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है ये हमने समझा, सी लैंग्वेज क्या है वो समझा हमने, प्री प्रोसेसर क्या होता है हमने वो समझा, प्री प्रोसेसर कमांड क्या होता है वो हमने समझा, हेडर फाइल क्या होता है वो भी समझा, फंक्शन क्या होता है वो भी समझा, डेटा टाइप क्या होता है ये नहीं समझे, कल समझेंगे, कल का टॉपिक रहेगा हमारा। यहाँ हमने क्या किया, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि हमने इंक्लूड किया है stdio.h हेडर फाइल को सो दैट फंक्शन ऑफ दिस हेडर फाइल कैन बी कॉल इन दिस प्रोग्राम। इस हेडर फाइल के फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में कॉल कर सके, इसके लिए हमने क्या किया, इसे इंक्लूड किया। और यहाँ भी वही बात हो गई, ये वाली लाइन किस लिए लिखा गया है, ये हमने मैक्रो डिफाइन किया है। क्या किया हमने, डिफाइन अ मैक्रो, हमने एक मैक्रो डिफाइन किया है। और ये हमने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन करना भी सीखा है नहीं। और ये हमने मेन को कॉल किया, मेन का ब्लॉक शुरू होगा स्क्रीन को साफ करने के लिए, लाइन प्रिंट करने के लिए, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए, अगेन लाइन प्रिंट के लिए, फिर एसओएन मैक्रो को कॉल किया हमने। क्या किया है मैंने, मैक्रो को कॉल, और ये सारा फंक्शंस कॉल है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लीजिएगा, जैसे ए लिए है तो चेंजेस कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ एक्स लिखे थे वहाँ क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल है। अभी नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि कल बताना था क्या है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, केस सेंसिटिव है सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑलमोस्ट केस सेंसिटिव होता है। और कोई सवाल कि बंद करें, चलो तो आज के लिए काफ़ी है, वीडियो भी डाल दें क्या ये वाला।